नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये खास शो न्यूज रूम। और न्यूज रूम में हम सभी सहयोगी एक साथ मिलकर के जो है चर्चा करते हैं किसी खास मुद्दे पर। और आज का मुद्दा है हमारा 78 साल में भारत कितना बदला, कितना हमने विकास किया है, कितना हमने डिफेंस सेक्टर से लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक में जो है तरक्की की है, क्या कमियां रह गई हैं, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इसी पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि और कितना ज्यादा बदलाव की आवश्यकता और विश्व गुरु बनने के लिए 2047 तक का हमने जो विजन बना रखा है उसमें और किस तरह के रास्ते अपनाने की जरूरत है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और सबसे पहले शुरुआत शिवम। देखिए बिल्कुल अब ये है कि अब ये एनालाइज करना, देखिए कई चुनौतियां थी जिसको भारत ने पार किया, कई ऐसे मसले थे जिससे निजात हासिल की, कई देखिए सरकारें बदली, समय बदला, लोग आगे बढ़े हैं, लोगों ने तरक्की करी है, देश आगे बढ़ा है, हर सेक्टर में अगर कहा जाए तो वो आगे बढ़ा है। हाँ, अब ये बोलें कि बिल्कुल हम एकदम हर चीज़ में परफेक्ट हो गए तो वो नहीं है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कुछ ऐसे देशों के जो वो आगे बहुत जल्दी बढ़े हैं, मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल के बाद वो उदाहरण भी आपने देखा, आज़ादी लेट मिली फिर भी वो आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, लेकिन हमारी समस्याएं जो हैं वो भी हमारे साथ चली हैं, जिसमें पॉपुलेशन है, जिसमें रोज़गार उपलब्ध कराना वो एक मुद्दा था, जिसमें आत्मनिर्भर बनना ये मुद्दा था, हर किसी को घर मिले, हर किसी को स्वच्छ जल मिले, हर किसी को एजुकेशन का जो राइट है सभी तक पहुँचे, और मेडिकल फैसिलिटीज़, वो तमाम चीज़ें, हर चीज़ में अव्वल होने की जो हमारी ये जो एक इच्छा शक्ति जो आगे बढ़ रही है, कुछ हमें हर्डल्स यानी कुछ परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन मैं आशावादी हूँ, मुझे आशा है कि उन चीज़ों से भी हम पार पा लेंगे, उन समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये मैं कहूँगा कि देश आगे बढ़ा है और जो बंटवारा हुआ, देख लीजिए एक हिस्सा जो उधर चला गया है जो कि हमारी ज़मीन है, मैं आज भी मानता हूँ हमारी ज़मीन है, वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। आशीष। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। और आज का जो टॉपिक है बहुत मुझे लगता है हर किसी के लिए, एक भारतीय के लिए भी, और साथ ही अगर हम जो दूसरी देशों की बात करें जिनकी निगाहें अभी भारत पर है, हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के ऊपर है, उन्हें पता चल जाएगा कि हम आज कहां पहुंच चुके हैं। अगर एक लंबे समय से हम कहें कि 10 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज की जब हम बात करते थे तो हम स्कूल में उस समय सिर्फ पढ़ते थे कि भाई जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उसमें ये देश हैं, हमारे देश का नाम नहीं होता था। और उस वक्त किरण हमें एक वैक्यूम लगता था कि क्यों हमारा देश क्यों नहीं है। और आज जब हम आपको ये एनालिसिस दे रहे हैं तो हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुके हैं, और वो दिन जो है वो दूर नहीं है कि जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुके होंगे। हाँ, शिवम ने ये बात सही की कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर लिया है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आपकी जो विकास है आप उसे सिर्फ और सिर्फ इस तरह नहीं देख सकते कि आपकी इकोनॉमी इतनी बन गई, वहां पर रह रहा नागरिक जो है वो कैसी हवा में सांस ले रहा है, कितना सुरक्षित है, उसे कितनी फ्रीडम मिल रही है, डेमोक्रेसी कैसी है, बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं जिस पर हमें चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी हम शिवम देखते हैं बहुत सारे गांव में जब हम रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि शायद जिन व्यवस्था जो भी शहर में है, ठीक है कंपैरिजन करना सही नहीं होगा, अर्बन और रूरल एरियाज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन वहां पर अभी भी उस तरीके का विकास जो है वो नहीं हुआ। महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे गाँव हम देखते हैं जहां पर पानी की अभी भी समस्या है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन अमीरी और गरीबी का जो फर्क है उसे थोड़ा कम करने की जरूरत है कि वो जो एक गैप है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जो अमीरी और गरीबी मुझे लगता है इसमें जो एक गैप बढ़ता जा रहा है उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो हमारी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है इकोनॉमी में, वो अभी मुझे लगता है कि उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए और अगर 3rd बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अगर एक पॉपुलेशन में आप उसको डिवाइड करेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई एक पॉपुलेशन अगर मान लीजिए 100 लोगों को इतना मिल रहा है और फिर यहाँ पर 1000 लोगों को इतना मिल रहा है, तो उसमें बिल्कुल आपको फर्क तो दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें यहाँ पर बदलाव आया है। उसमें लेकिन चाइना का हम उदाहरण ले सकते हैं पॉपुलेशन के अगर हम लेकिन चाइना में आप देखिए डेमोक्रेसी एग्जैक्टली डेमोक्रेसी नहीं है। अगर आपको वो चाहिए, इसलिए कई बार हम पूछते हैं, डिस्कशन का टॉपिक रहता है क्या इंडिया अगला चाइना बन सकता है, तो वो बनने की जरूरत है क्या,
ये एक प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या हमें आवश्यकता है चाइना बनने की? चाइना में अगर एक ही शासक है, कुछ ऐसे तो पॉइंट देखा ऑफ व्यू से बनना हाँ, चाहिए, अगर कुछ ये point of view स्वीकार से है नहीं आपको, बनना हाँ, चाहिए। मतलब हिटलर शाही तो हाँ, नहीं चल सकती है, लेकिन dictatorship। अगर ये देखे कि हम वहां पर जो वहां की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बहुत मामले में बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है चाइना, बिल्कुल है। तो ऐसे में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां की कुछ अच्छे, वो कहते हैं ना, आप बुरी चीजें मत लीजिए लेकिन अच्छे गुण को तो आप अपनाइए। तो भारत को अभी उस की तरफ- पार्टी वहां पर मौजूद है, उन्होंने ऐसा, देखिए आप, चाहे हमारी उनसे दुश्मनी रही हो, चाहे हमारी उनसे जंगें रही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि वो स्टेज पर पहुंचे तो अचानक उठ गए और वो पहुंच गए। गांव लेवल तक उन्होंने काम किया। वो जो ज़मीनें होती हैं उस पर सरकार का होता है कि भाई ये हमारी ज़मीन है, और वो तमाम चीज़ें हर मजहब के लोगों जो भी वहाँ पर है, वहाँ पर कोई आप ये नहीं, आप शोर नहीं मचा सकते, आप प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं कर सकते। आप इतनी आज़ादी जितनी आपको भारत में मिलती है अभिव्यक्ति की, वो तमाम चीज़ों की, वो आपको चाइना में नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, वहाँ पर ठीक है, बिजनेस के लिहाज से, वहाँ पर ग्रोथ के लिहाज से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए सामान चीन बना रहा है। ये हमें स्वीकार करना होगा। कितना बड़ा ऑर्डर हो, वहां से कोई ना कोई सामान आज की डेट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका लिंक कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ता है। इस चैलेंज को भी हमें पार पाना है। तो अब वो हमें देखना होगा कि हमें अपने मॉडल पर आगे बढ़ना है, हमें अपनी समस्याओं से निजात पाके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हम चीन को कॉपी करने के चक्कर में उसी मॉडल को यहाँ पर अपनाएं। तो ये इकोनॉमिस्ट जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो नहीं, हैं, कम से कम और हम इनोवेशन वाले पहलगाम और ये जो मिलिट्री एक्शन और युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तकरीबन हम चाइना को तो कॉपी नहीं कर सकते। वहां की मिसाइलें फुस हो गई थी, जो हमारी मिसाइलें नहीं रही। उसने बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है बिल्कुल, मुकाबला किया था। तो हम इस मामले में तो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर। बात जी। चूंकि 78 सालों की हो रही है, तो 78 सालों में हमने क्या कुछ पाया है, क्या कुछ अचीव किया है। हमेशा यहाँ पर जब भी आप राजनीतिक गलियारों में चर्चा आप सुनेंगे तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू का जिक्र होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, इस दरमियान इन 78 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया। सबसे पहले बात 1960 और 1970 के दशक की करनी होगी, जब देश खाद्य जो असुरक्षा से गुजर रहा था, देश में खाद्यान्न की कमी आ गई थी। उस समय स्वामीनाथन हुए थे। स्वामीनाथन ने एक नई टेक्नोलॉजी दी, और हरित क्रांति का जो जनक हमारा मुल्क जो है, वो उसी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो वो उस समय आया। और उसके बाद, और आज की तारीख है, जो कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी ने दिया था, उसके बाद कभी भी हमारे मुल्क में खाद्य की समस्या नहीं हुई। उसके बाद एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे मुल्क में आई थी, वो थी 1980 के दौरान। 1980 में चीज़ें विकसित हो रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, चीज़ें बहुत तेजी से फास्ट जा रही थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने हमारे देश में जो अभी IT युवा है, सेक्टर। हाँ, आईटी सेक्टर को स्थापित किया। जो पहली बार जो कंप्यूटर हमारे मुल्क में आए थे, वो राजीव गांधी के टेन्योर में आए थे। तो उसके बाद से एक नया जो रेवोल्यूशन है वो हमारे मुल्क में हुआ। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फेज था, जिसे पार करना हमारे लिए बेहद जरूरी था, वो था 1991 का जो आर्थिक उदारीकरण था। और सबसे अहम ये था कि 1991 का वो दौर था जब उस समय देश में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय हमारी हालात ऐसे आ गए थे कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगभग खत्म हो गया था। आयात हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, निर्यात हमारा खत्म हो गया था, खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा था, उसके जो झटके थे वो भारत में महसूस किए जा रहे थे। हमारा देश जो था वो लगभग डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो नीतियां थी और जो हमने वहां पर चेंजेस किए, उसका परिणाम यह है कि आज हम देश की चौथी बड़ी इकोनॉमी जो है वो बने हैं। अब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी बताना और समझाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, व्यापक रूप से बैंक खाते जो हैं वो खोले गए। दरअसल इस योजना का उद्देश्य था कि हर कोई जो अपना पैसा घरों में रखा हुआ है, खासकर गांव तबके के जो लोग हैं, वो अपना पैसा जो है वो बैंकों में जमा करें। इससे क्या होता है कि इससे अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है। तो जब ये जनधन योजना खोली गई तो उसके बाद पैसा बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपना बैंक में रखना शुरू किया, क्योंकि हर कोई अपना अकाउंट खोल ले रहा था। दूसरा जो 2014 में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो था मेक इन इंडिया का। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए ये प्रेरित करता था कि हमारे, अभी तक हम क्या होता था कि जो सामान देखते थे उस पर अक्सर मेड इन चाइना लिखा रहता था। तो क्या हमने कभी ये सोचा था कि इस पे मेक इन इंडिया क्यों ना लिखा रहे? ज्यादातर सामानों पे होते थे लेकिन हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे।
तो उस मेक इन इंडिया की जो एक फिलॉसफी हमारे जहन में आई कि हम अपने सामानों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो वहां के बाद जो एक्सपोर्ट था वो और ज्यादा बढ़ा। जो तीसरा, अगर हम 2014 के बाद बात करें, तो वो था डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो हमारे हाथ में मोबाइल है, जो यूपीआई पेमेंट वगैरह हम लोग करते हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका है वो डिजिटल इंडिया अदा करता है। और इसी में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो था, यानी जिस यूपीआई जो हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसी का एक पार्ट था और 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि शुरुआत में इसकी रफ्तार जरूर धीमी रही, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान में आया होगा कि उसके बाद जब हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन किया गया, जब 500 के और 1000 के जब नोट बंद कर दिए गए, तो उसके बाद लोग लाइनों में खड़े रहे। लेकिन उसके बाद उस समय यूपीआई पेमेंट था, वो टर्निंग पॉइंट था और उसने बहुत ज्यादा ऊंचा लेकर गया। उसके बाद कोविड काल आया, जहां पर लोग नोट को छूते नहीं थे कि नहीं यार इसमें कोविड ना हो जाए, ये हो जाए। तो वो जो चीजें बदली हैं, वो मुझे लगता है कि उसने हमारे मुल्क को एक लंबी तरक्की पर पहुंचा दिया। क्योंकि बात यहां पर 1947 से अब 2025 की हो रही है, तो 1947 में हमारा देश अखंड था, उसका एक टुकड़ा टूटकर पाकिस्तान बन जाता है। हालांकि भारत से नफरत की वजह से बनता है, लेकिन आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, हिंदुस्तान कहां खड़ा है, ये दर्शकों को बताना समझाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की जो कुल इस समय जो उनके पास मुद्रा भंडार है वो है 333 मिलियन का, और हमारे पास है 4 ट्रिलियन का। यानी आज की तारीख में पाकिस्तान केवल 15 दिनों के लिए राशन या फिर जो मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा की उसकी हैसियत नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात कि जब भारत और पाकिस्तान जो था वो भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना, हम तो हालांकि हमेशा से ही एक राष्ट्र थे, पाकिस्तान तो बाद में बना। तो जब पाकिस्तान बना उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों की ही रुपए की जो कीमत थी वो बराबर थी। आज वो हमारा 1/4 है। तीसरी सबसे अहम बात कि जो हम अगर हम बात करें कि हम कहां पे आते हैं, अगर हम दुनिया लेकिन में बात मुझे हाँ, आशीष जी, मैं बीच में आपको बोल रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान से मैं चाहता हूं कंपैरिजन हम ना नहीं हम बताना इसलिए जरूरी है, नहीं बताना इसलिए जरूरी है शिवम, की जस्ट सपोज करिए कि ये दो मुल्क एक साथ चले थे, आज 78 साल हो गए, एक मुल्क यहां पर आ जाता है और एक मुल्क और पीछे चला जाता है। तो ये एक कंपैरिजन दिखाने में, बताने में और समझाने में दर्शकों को मुझे लगता है कि आसानी पड़ेगी। और जीडीपी की जहां तक बात रही, इकोनॉमी की बात रही, वो तो हम इस समय चौथे पोजीशन हाँ, पे हैं और पाकिस्तान इस समय लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए बहुत सा वहां पर तेल मिला है, सोना मिला है। वो अच्छा, वो रिपोर्ट फर्जी है। वही तो, यही तो है, सब कुछ वो रिपोर्ट फर्जी थी, सब कुछ वहां अच्छा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आ गया जिसमें ये कहा कि वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के हिस्से का, बलूचिस्तान का ही है, हाँ, सब कुछ बलूचिस्तान का, जो कि अलग होना चाहिए। उनको लेटर लिखा, उसी से उनको मुझे लग रहा है उसके बाद जांच की गई होगी, तो ये जानकारी भी उनको फिर अभी पुख्ता तो हुई होगी। 3-4 ट्रिलियन का कुछ बता रहे हैं कि रेयर अर्थ मेटल और उतना कुछ मिला है, वो सभी देशों के साथ वो टाई अप करके उसको निकालना चाहते हैं। खैर, ये तो बात पाकिस्तान की, लेकिन ये बिल्कुल आपको समझना होगा कि कहां हम 47 से अब ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव नहीं आया। बिल्कुल उन्होंने सारी बातें मोटी मोटी जो है वो यहाँ पर पॉवर्टी रेट जो है आप देखिए कितना, कभी 70% पॉवर्टी रेट था, आज 12% भी नहीं है। मतलब ये इतना बदलाव यहाँ पर। और देखिए वो 47 का दौर था जब हम फूड सफिशिएंट भी नहीं थे, यानी कि अपने पूरे देश के लिए खाद्य जो सामग्री है उसको बनाने के लिए भी उतने भी संपन्न नहीं थे। मतलब देखिए उस वक्त का डेटा जितना अभी हमारे पास है उसी के आधार पर आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप वीट कह लीजिए, चाहे राइस कह लीजिए। फिर हरित क्रांति, मैकेनाइजेशन, IT रेवोल्यूशन, तमाम रेवोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर आए। फिर लिटरेसी रेट हमारा 12% था, अब वो जाके 78% को भी पार कर गया। हजारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIMs हैं, एम्स हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो पहले कहाँ इतना बढ़िया होता था, अब हर जगह आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे तो बच्चों की वैक्सीनेशन से लेकर तमाम चीज़ें आप मतलब महिलाओं के लिए बहुत आसान वहाँ पर हो गया। महिलाओं की एजुकेशन लेवल कितनी ज़्यादा बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट्स में, न्यूज़ चैनल्स में, ये तो उसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं, इतना बदलाव आया है। हाँ, क्योंकि आपके बगल में दो हमारी काबिल न्यूज एंकर्स खड़ी हैं मेरे, तो मैं वो बता रहा हूँ ये बदलाव है जो हुआ है कि ये सब कुछ चेंजेस हो रही हैं। शिवम, मुझे लग रहा है कि सड़कों के जाल को नहीं भूलना चाहिए। सड़कों के जाल, और देखिए मैं जितना ट्रैवल करती हूँ और बहुत दूरी तक में जाते हैं, तो फिर जब हम सड़कों से जाते हैं वो जबरदस्त है, मतलब माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल, मैं दो चीजें यहाँ पर बोलूंगा, दो चीजें जिसमें इंडिया बहुत शानदार है। एक तो यूपीआई, दुनिया में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं और इसने कई
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फेल कर दिया, जो कार्ड्स वार्ड्स का चलता है, अब नाम नहीं लूंगा उनका, जो है उसमें हम बहुत आगे। हमारी स्पेस प्रोग्राम दुनिया में सबसे किफायती, सबसे बेटर है। इसरो अब कितने रेल देश, नेटवर्क भी बहुत अच्छा रेल नेटवर्क तब बिल्कुल। बाकी देशों के पास नहीं है। सड़कें, मैं एक आध देश गया हूं, विदेश में सौभाग्य मिला, लेकिन वहां पर भी कंपैरिजन आप करेंगे तो आप ये दिल्ली आप देखते हैं, जो मुंबई आप देखते हैं ना, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बहुत से देशों के पास इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उनके पास, लेकिन आप ये मत सोचिए अब हम कहीं पीछे रह गए। इतने बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं वो दिल्ली मेट्रो की तारीफ करते करते हैं। 2 मिनट में मेट्रो आ जाती है। हमें अपने चलिए, न्यूयॉर्क अब सिटी चूंकि में लोग कहते हैं कि शिवम ने 15-20 सड़कों मिनट का वेट करना मुद्दा पड़ता है। उठाया, तो सड़कों पे एक बात बता दूं कि 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश में तकरीबन 4 लाख किलोमीटर की सड़कें थी, और गांव वगैरह की अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो सड़कें थी वो कच्ची थी, ग्रामीण सड़कें। लेकिन 2025 का जो आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया है, उसमें हमारी सड़कों की कुल लंबाई जो है वो 63 लाख किलोमीटर है। हमने 4 लाख से शुरुआत की थी, 63 लाख पर हम पहुंच गए हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर सड़कों का कहीं जाल है तो वो भारत में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो जिसमें तकरीबन 2 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। ग्रामीण सड़कों में अगर बात करें, चूंकि पहले जो कच्ची हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाखों किलोमीटर की ये जो कच्ची सड़कें थी, ये पक्की सड़कें भी बन गई हैं। एक्सप्रेसवे तो तमाम है, उसका नाम लेने का मुझे नहीं लगता जरूरत है, समय भी नहीं हाँ, मिल रहा है, इतना कुछ है। 1947 में रेल नेटवर्क की भी बात अभी चूंकि यहाँ किरण ने की थी, तो उस समय हमारी कुल लंबाई 53,000 किलोमीटर थी। रेल में ज्यादातर जो इंजन हमारे थे वो भाप इंजन थे। कोच और ट्रैक जो ज्यादातर थे वो ब्रिटिश काल के नैरो गेज वाले, है ना? नैरो गेज वाले थे। 2025 में क्या कुछ बदला? 65 लगभग 70,000 किलोमीटर की कुल लंबाई है हमारे रेल नेटवर्क की। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, चौथा सबसे बड़ा। 80% से ज्यादा, तकरीबन 90% जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हो गया है। हमारे पास तेजस जैसी ट्रेन है, हमारे पास वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन है। इसके अलावा जो है कई सारी अभी और योजनाएं जो हैं, चाहे बुलेट ट्रेन की बात कर ले, वो सारी पाइपलाइन में है। तो चीजें इतनी ज्यादा बदल चुकी हैं कि अगर हम 1947 से अभी के अगर हम बात करने की शुरू करें तो मुझे लगता है कि शिवम 2-3 घंटे बीत जाए। 2-3 घंटे से भी ज्यादा 2-3 दिन ना लग जाए। जिस तरह से तरक्की की एक बयार जो है वो भारत के अंदर बहती दिख रही है। आवाज की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने हमेशा से देखा है जब भी कोई सरकार आती है हर किसी को जो है आवाज देने का एक वादा करती है। तो ऐसा नहीं है कि दिया नहीं गया है या उसमें हमने जो है प्रगति नहीं की है। तो जो डाटा है, आंकड़ा है, वो हम बता दें कि आवाजहीन जो गरीबों की संख्या है वो किस तरह से उसमें कमी जो आई है, जिनके पास घर नहीं है। तो देखिए 44.9% के करीब में थे, और उसके बाद अब ये घट करके 13.6% के करीब हो गए हैं। और बस अब 13.6% ऐसे लोग जिनको अब घर की आवश्यकता है, ये आंकड़े के मुताबिक है। और यहीं पर बाल मृत्यु दर की भी हम बात कर लेते हैं। पलक देखिए 4.5% के करीब से ये घट करके जो है 1.5 के करीब आ गई है। तो अपने आप में ये तमाम चीजें बताती है कि किस तरह से हम 1947 से लेकर के अब तक में हमने कितना विकास किया है। लेकिन हाँ, नो डाउट अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है। चैलेंजेस है चौथे से नंबर 1, नंबर 2 अर्थव्यवस्था में आने को लेकर के, क्योंकि आगे में बहुत ऐसे कंट्रीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुकाबले में आगे रहेंगे। बिल्कुल। और किरण, अभी भी मैं यही बात कहूंगी कि जो विकास हो रहा है हम उसकी एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम पर कैपिटा इनकम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम प्रोपेंसिटी टू स्पेंड की बात क्यों नहीं कर रहे। कि क्या आज पलक सहगल और किरण के पास जितना खर्चने की प्रोपेंसिटी है, जितनी क्षमता है, क्या वो और भी लोगों के पास है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो हमारे देश में आज भी नहीं है। आज भी अगर मैं दिल्ली का कंपैरिजन किसी और शहर के साथ करूं तो वो बेमानी होगा। क्यों? क्योंकि आपने विकास को सेंट्रिक रखा कि एक जगह पर विकास हो रहा है, अच्छी बात है, कैपिटल में होना चाहिए, मुंबई में होना चाहिए, बैंगलोर में होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिटीज है जहां पर उस तरीके का अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही है। तो होलिस्टिक अप्रोच हमें अपनी इकोनॉमी में रखनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी शिवम ने ये कंपैरिजन किया कि हम जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो महज हम ये नहीं कह सकते कि हम तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पे है। व्हाट इफ कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेकार है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो खुश नहीं है, उसके पास बोलने की आजादी नहीं है, जैसे चाइना का आपने जिक्र करा।
तो एक होलिस्टिक अप्रोच यानी सबको साथ में लेकर चलने की जो बात है वो इकोनॉमी में होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ विकास तो उत्तराखंड में भी हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन हम उसके रेपरकशंस देख रहे हैं ना। विकास ही हमेशा सब कुछ नहीं होता है, हमें इस ओर भी देखना है कि सड़कों का जाल डेफिनेटली बिछा है। आप किसी भी राज्य में आज जाना चाहते हैं तो आपकी कैपिटल के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, इतना बेटर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, और हम देखते हैं और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या बदला है लेकिन 1947 से बदलाव अब तक? तो बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन बदलाव हर जगह होना चाहिए, मैं इस पर जोर देना ठीक है, साक्षरता की भी बात कर लेते हैं। 1947 में हमारे देश में जो साक्षर लोगों की संख्या थी वो महज 12% थी, जो अब बढ़कर 80% से ज्यादा हो चुकी है। 84% से ज्यादा बच्चे पुरुष जो हैं वो हमारे देश में शिक्षित हैं। 80% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो हमारे देश में इस समय शिक्षित है। बात चूंकि यहां पर टेक्नोलॉजी की गई थी, बात यहां पर विज्ञान की गई थी, बात यहां पर तकनीक की भी हो रही है, तो 1947 में हमारे पास कोई भी अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था, लेकिन 2025 में हमारे पास चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1, गगनयान मिशन, ये सारी जो मिशन है वो बनकर तैयार हो गए हैं। 1947 में हम संवाद के लिए केवल चिट्ठियों का और टेलीग्राम का उपयोग किया करते थे। आज हमारे पास 5G इंटरनेट वाले अच्छे फोन से जहां पर हम वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करते हैं। तो ये तमाम जो बदलाव हैं समय के साथ वो हुए हैं। बिल्कुल, और मैं दुर्गम इलाकों का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगी, जहाँ पर शायद पहले पहुँच पाना जो है वो बहुत मुश्किल हुआ करता था, और अभी जो एक ब्रिज बनाया गया है कटरा से लेकर के जम्मू तक के, इसमें तो ऐसे में समझिए कि वो भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट, और लाया जब गया तो उसको जोड़ने, मतलब कहे कि कितने सालों से ऐसे ब्रिज बन रहे थे और अब बन करके यहाँ पर पलक तैयार है। और जिसने तो सोचा होगा आज हाँ, से अगर 20 साल पहले कि भाई दिल्ली से कश्मीर तक की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप दिल्ली से उस पूरे सड़क मार्ग को जोड़ पाएंगे या रेल कनेक्टिविटी को जो है वो कर पाएंगे। जो आपने अभी चिनाब ब्रिज का जिक्र किया किरण, हाँ। इसका महत्व देखिए, आप किसी कश्मीरी से कभी बात करेंगे ना, जब मैं अभी पीछे कश्मीर रिपोर्ट करने गई थी तो वहां पर बड़े अच्छे से एप्पल्स थे, और वो एप्पल्स हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जो सड़क मार्ग है वो Disconnect है, देखिए यानी कितनी कि बार connection connected नहीं, है, हाँ, वो connected। नहीं पहुंच पाता। अब कितनी बार अखरोट का हम जिक्र करें या हम आमंड्स का जिक्र करें, हम कैलिफोर्निया के आमंड्स जो है दिल्ली में बैठ के खा रहे होते हैं, हम कश्मीर के क्यों नहीं खा पा रहे? क्योंकि बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बीच में बाधित हो जाती है, तो वो कहते हैं इससे बेटर हम इंपोर्ट कर दें, हमें वो ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहता है। अब क्योंकि अभी पीछे हम देख रहे थे कि जो पहली ट्रेन जो गई है वो वही ट्रेन जो गई है, अगर हम बात करें अभी ट्रैवलर जो पैसेंजर ट्रेन है वो नहीं गई, वहां से पूरी मालगाड़ी जो वहां पर गई सामान लेकर, तो वो कितनी अच्छी वो फीलिंग थी कि अब आपकी जो कनेक्टिविटी है वो शायद ऐसी कोई डायरेक्शन जो है वहां पर नहीं है, मतलब अब वो एप्पल अब तक हम तक आ बिल्कुल, सकता अब है। वहां के व्यापारी अपनी चीजों को जो बिल्कुल, है एक देश चीज- दुनिया के कोने कोने में पहुंचा पाएंगे बहुत आराम से। एक चीज मैं ये कहूं कि भाई कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने आउटपेस किया था, जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, जिनकी कई गुना उनकी इकोनॉमी जो है, उन्होंने भी वो सारी परेशानियां झेली, उन्होंने आउटपेस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तमाम चीजें। तो क्या हम उस मॉडल को भी समझने का प्रयास नहीं कर सकते और बेहतर हो जाए? कुछ दिक्कतें हैं उसको ठीक करने का प्रयास जो है वो जरूर किया जाएगा, लेकिन अंततः बात यह है कि कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। सभी का करप्शन कम हो, बेरोजगारी जो एक्चुअल फिगर्स सामने है, विपक्ष आरोप लगाता है एक्चुअल फिगर्स नहीं है, उनकी भी बात सुनी जाए, और एक होलिस्टिक अप्रोच जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ जीडीपी के साथ ग्रॉस डोमेस्टिक। और एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो हमारे स्टेम छात्र हैं जो भारत में ना रहकर दूसरे देश में चले जाते हैं, उसी वजह से टेक्निकली हम इतने एडवांस नहीं हो पा रहे। विश्व में सबसे ज्यादा स्टेम छात्र हमारे देश में है, लेकिन क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो दूसरे देश में जाके वहां के सीईओ बनते हैं। मुझे लगता है हमें इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है कि वो यहाँ पर ही रहकर अलग अलग बिजनेस, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो बने। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प आ गए ना, ट्रम्प आ गए, अब यही ट्रम्प रहेगा। आने नहीं दे रहे। नहीं, बट उसके बाद सब आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह का जो है बहुत वो सारी कर रहे countries हैं। में। उनको लगता है अमेरिका कि थोड़ा सा बच जाना। हाँ, अमेरिका अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि ट्रम्प की तरफ से जो है वो रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया को जो है वो पब्लिकली आप करिए, प्राइवेट नहीं होना ठीक चाहिए। है, तो समय ऐसी की समय चीजें की हैं। थोड़ी बिल्कुल, कमी है। हाँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम इस विषय पर चर्चा करना शुरू करते हैं तो फिर वो ना दिन हो गया ना रात होगा, वो घंटों ऐसी ही चर्चा चलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही।